आप में से मेडिकल स्टोर कौन खोलना चाहते हैं? हम्म। मैं खोलना चाहती हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी दवा की दुकान पे काम करते हैं, वहाँ कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल का, तो ऐसा लगता है खुद का बिजनेस करना चाहिए, तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस के लिए क्योंकि विदाउट लाइसेंस आप मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते हैं। अदरवाइज आपको फाइन लग सकता है 10,000 तक का, आपको जेल हो सकती है, आपका मेडिकल स्टोर सील हो सकता है। ठीक है। और ये काम करेगा ड्रग ठीक। इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट करती है। मेडिकल स्टोर को विजिट करेगी, देखेगी वहां पर लीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में, 45 में इसके रूल्स आए थे। तो फार्मेसी फील्ड के जो लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इसको इंश्योर करता है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है। ड्रग कमिश्नर भी होता है, नार्कोटिक इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो ये सब हम्म। इंस्पेक्शन का काम करते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इंस्पेक्ट करते हैं, और आपको जो ड्रग लाइसेंस मिलता है इसके बेसिस पे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, स्टॉकिस्ट बन सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। मेडिकल बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होता है, मेडिसिन पे मार्जिन अच्छा होता है ना, क्योंकि ये ड्रग्स हमारी लाइफ को सेव करती है, तो ठीक ठाक हम्म। मार्जिन होता है। अब तो खैर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मेडिकल स्टोर्स आप गली गली में देख सकते हो, हर दूसरी तीसरी गली में आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। जिनके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो अपने भाई बंधु मित्रों के लाइसेंस पे लोगों ने मेडिकल स्टोर खोल के रखे हैं। ठीक है। हालांकि जिसका लाइसेंस हो उसका मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके गाइडेंस और सुपरविजन में ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर उसी को देना है। यदि कोई क्वेश्चन होगा, कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि भाई मेडिकल स्टोर का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। हम ड्रग स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे, मेडिकल स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे हम। ठीक है। तो दवा की दुकान कोई मेडिकल स्टोर कहते हैं या रिटेल शॉप बोलते हैं हम। ठीक है। या हम इसको ड्रग हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। एक एक होता है रिटेल शॉप, एक होता है स्टॉकिस्ट। रिटेल शॉप कहाँ से शॉपिंग करता है? स्टॉकिस्ट से। और स्टॉकिस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्ट कंपनी से होता है। तो गुड्स मतलब माल, ये स्टॉकिस्ट मंगाता है कंपनी के C&F से। ठीक है। दवाई की कंपनियों के नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ ऐसी कंपनीज है जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कुछ इंडियन कंपनीज है ना। तो हम चूंकि एलोपैथिक के फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो हमें अंग्रेजी दवाइयाँ, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल, सर्जिकल्स जो आते हैं उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। हर पैथी का अपना फार्मासिस्ट होता है। ठीक है। जैसे एलोपैथी का फार्मासिस्ट जो MBBS डॉक्टर के अंडर में काम करेगा, साथ काम करेगा। ठीक है। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट होते हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट होते हैं, इनके कोर्सेज भी अलग अलग होते हैं, इनकी वैकेंसीज भी सेपरेटली आती हैं। ठीक है। तो हमारा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ये हमें टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल्स जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, और उसी का हमें लाइसेंस मिलेगा, वही मेडिकल स्टोर हम खोल सकते हैं। प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। आपके आसपास से जो वॉइसेस आती हैं वो काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है। तो कहाँ था, और फिर मेरी एकाग्रता भी भंग होती है। ठीक है। क्या बता रहा था मैं फार्मासिस्ट आपको? हाँ। फार्मासिस्ट के बारे में। ठीक है। फार्मासिस्ट को हिंदी में कहते हैं सर? क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट को, एक जो उसका कुछ पर्टिकुलर भैषज नेम? विज्ञान कहते हैं फार्मेसी को। ठीक है। कौन सा विज्ञान सर? फार्मासिस्ट को भैषज विज्ञान, फार्मेसी को भैषज कहते हैं, भैषज विज्ञान हिंदी में। ठीक है। क्या रहता तो फार्मासिस्ट एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेदा। पांडे जी, म्यूट कर लीजिए, आपके आसपास से वॉइसेस आ रही हैं। तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। साइंस बैकग्राउंड बैकग्राउंड का स्टूडेंट ही फार्मेसी कर सकता है, और आर्ट और कॉमर्स के नहीं कर पाएंगे। यदि आपका मैथ्स है या बायो है तो आप कर सकते हो। ठीक है। यदि आपने एग्रीकल्चर, कॉमर्स ऐसा कुछ सब्जेक्ट लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। और एडमिशन के लिए आपकी एज भी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा,
तो आप काम करोगे, बिजनेस ओपन करोगे, तो आप में एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया भी रखा गया है ना। और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और अभी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके तहत आपको एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट होगा वो 2000, अभी जो 24 शुरू होगा उसमें आपके एग्जाम्स होंगे। तो खैर आप तो 25 में पास आउट होंगे शायद, है ना। पर आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड होगा। 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, साल में 2 बार दे सकते हो। फार्मेसी के जो 8 सब्जेक्ट है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट होते हैं फार्मेसी के, जैसे फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री भी कहते हैं, और फार्मास्यूटिक्स के साथ आपका फार्माकोलॉजी है ना, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, सोशल फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स। इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की 11 एग्जाम्स को पास करने के साथ साथ एग्जिट एग्जाम भी देना पड़ेगा, तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ड्रग लाइसेंस के बेसिस पे आपका मेडिकल स्टोर खुलता है, और उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है डी फार्मेसी, ठीक है। इसी में बैचलर्स भी होता है, बैचलर्स इन फार्मेसी बी फार्मा, और मास्टर्स इन फार्मेसी एम फार्मा, और इस फार्मेसी में आप पीएचडी भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो आपका मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको मिनिमम डी फार्मेसी करना है, ठीक है। अब जब आप डी फार्मेसी कर लेंगे तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं, और एक होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो आप जैसे एमपी से कर रहे हो, एमपी के कॉलेज से कर रहे हो, आपकी आरडीपी भी यूनिवर्सिटी है, तो आपके कॉलेज का एफिलिएशन पीसीआई से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जब भी कोई कॉलेज जैसे एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसका पीसीआई अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ड्रग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, दवाई की कंपनियों में जॉब, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि सब कुछ लाइसेंस के बेसिस पे होता है। क्योंकि ये ड्रग लाइसेंस आपको अधिकार देता है कि आप दवाइयों को अपने पोजीशन में रख सको, दवाइयों का ट्रांसपोर्ट कर सको, सेल कर सको, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सको, ये पावर आपको देता है। एक आम इंसान अपने घर पे दवाइयां नहीं रख सकता, अदरवाइज ये इलीगल एक्टिविटी में आता है। तो ड्रग लाइसेंस के आधार पे ही आप दवाइयों से रिलेटेड काम कर सकते हो। आपको किराना की दुकान खोलना है, ग्रोसरी शॉप, आप ऐसे ही खोल सकते हो, कॉस्मेटिक की शॉप खोल सकते हो, जनरल स्टोर, बट मेडिकल स्टोर आप लाइसेंस पे खोल सकते हो। मेडिकल फील्ड में जितना भी काम होता है सब लाइसेंस के बेसिस पे होता है। डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है ना, या कोई स्टूडेंट जैसे डीएमएलटी बीएमएलटी कर रहा है तो वो अपनी लैब डालेगा, तो उसको भी लाइसेंस मिलता है लैब डालने के लिए, ठीक है। और यदि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है या कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं वो लाइसेंस को कैंसिल कर देती हैं, है ना। तो जैसे आप मेडिकल स्टोर डालना चाहो तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी इसमें करना पड़ेगा, या तो आपकी खुद की शॉप होगी या तो आप रेंट से लोगे, है ना। और आपको मेडिकल स्टोर कहाँ डालना है, ऐसी जगह डालना है जहाँ पर ज्यादातर कस्टमर्स आए आपके पास, है ना। जैसे आप सिनेमा हॉल, प्लेग्राउंड, स्कूल के पास नहीं डाल सकते, या जहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, चौराहा है, स्क्वायर है, वहां नहीं, आपको नहीं डालना है। आपको हॉस्पिटल के नियर बाय डालना है, आपको डेवलपिंग एरियाज में डालना है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर आसपास नहीं है, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कम रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हो, है ना। और मेडिकल स्टोर की अभी हम रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे, है ना। इसमें हमको विंडो डिस्प्ले लगाना होता है, ठीक है, ताकि कोई कस्टमर आए तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो शर्म के मारे यदि बोल ना पाए तो वो उंगली दिखा के कह सकता है कि मुझे ये चाहिए। या कुछ चीजें उसको विंडो डिस्प्ले में देखता है तो उसको याद आ जाता है, अरे मुझे तो ये चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजों को हम डिस्प्ले में लगाते हैं जिनकी सेलिंग, मतलब कस्टमर देख के ही उनको लेने की पॉसिबिलिटी बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास होनी चाहिए शॉप, ठीक है। शॉप का भी साइज मेंशन किया गया है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और ये जो फार्मेसी एक्ट है, इनमें शेड्यूल्स मेंशन किए गए हैं। तो इसका जो एन शेड्यूल है उसमें
मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। तो शेड्यूल एन की स्टडी आपको फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस में हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि एन शेड्यूल में मेडिकल स्टोर को रन करने के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं कि आप कैसे मेडिकल स्टोर चला सकते हो लीगली, और रेगुलेशन को फॉलो करके, ताकि आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया जाए। ठीक है, तो ये एन शेड्यूल में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेडिकल स्टोर को रन करने के लिए इंफॉर्मेशन किस शेड्यूल में दी हुई है? शेड्यूल एन। ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आप कहाँ खोल सकते हो, डेवलपिंग एरियाज में खोल सकते हो, हॉस्पिटल के पास खोल सकते हो। कहाँ नहीं खोलना है आपको? स्क्वायर पे नहीं खोलना है ना? और कहाँ नहीं खोलना है? स्कूल, प्लेग्राउंड, ये कुछ ऐसी स्पेसेस है जहाँ पर आपको अवॉइड करना है। ठीक है। आपके लीगल रिक्वायरमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपके लाइसेंस को मेडिकल स्टोर पे आपको फ्रेम करके लगवाना है, ताकि वो इजिली कोई भी उसको देख सके। ठीक है। क्योंकि डीआई आता है तो आपके मेडिकल पे लाइसेंस जरूर चेक करता है। तो लाइसेंस आपको फ्रेमिंग करके वॉल पे उसको ऐसा लगाना है कि उसका जो विजन है वो क्लियर रहे। ठीक है। दूसरा, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइप की दवाइयाँ बेच रहे हो। ठीक है। मेडिकल स्टोर पे जनरली क्या होता है? टैबलेट कैप्सूल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं। ठीक है। पैरेंटल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। तो आप किस टाइप के ड्रग सेल कर रहे हो? यदि आप जनरल मेडिसिन एच शेड्यूल के ड्रग सेल कर रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर 20 भरना पड़ता है। ठीक है। फॉर्म नंबर 20 यदि आप फिल करोगे डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद, तो आप जनरल मेडिसिन सेल कर सकते हो। आपको यदि C1 कैटेगरी मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है, जैसे इंसुलिन हुआ, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हुआ, आई ड्रॉप्स आते हैं, ईयर ड्रॉप्स आते हैं, है ना, और इंसुलिन, ऐसी चीजें आपको बेचनी है, तो आपको C1 के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 21। और यदि आप एक्स शेड्यूल के ड्रग सेल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 20F भरना पड़ेगा। और यदि आप अपने मेडिकल स्टोर पे के अलावा यदि स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, है ना, तो स्टॉकिस्ट के लिए आपको दूसरे फॉर्म भरने पड़ते हैं। जैसे आपको होलसेल में बिजनेस करना है, होलसेल मतलब आप चिल्लर में नहीं बेचोगे फिर, है ना, कोई आपसे खरीदेगा तो सीधे एक बॉक्स खरीदेगा सिरप का, टैबलेट का आपसे पूरा मतलब बॉक्स खरीदेगा, है ना। आप होलसेल में काम करोगे, रिटेलर्स आपसे खरीदेंगे, क्योंकि रिटेलर तो कस्टमर को एक स्ट्रिप भी दे सकता है ना। लेकिन यदि आप होलसेल से माल लोगे तो आपको कम से कम एक बॉक्स लेना पड़ेगा। तो आप होलसेलर भी बन सकते हो, है ना, और आप रिटेलर भी बन सकते हो। बट इतना है कि रिटेलर का मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन वो बल्क में डील नहीं करता, और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कम होता है, लेकिन वो बल्क में डील करता है। ठीक है। जिस भी कंपनी से उसका कांटेक्ट है, वहां के प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल कराता है रिटेल शॉप पर। तो होलसेल के लिए आपको, यदि आपको जनरल मेडिसिन जैसे एच एच शेड्यूल के ड्रग सेल करना है, जिसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं आपके, तो आपको जैसे 20B भरना पड़ेगा। 21B यदि आप भरोगे तो आपको C1 प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। आप यदि 20G भरते हो तो आप नार्कोटिक ड्रग्स का होलसेल कर सकते हो। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं समझना बहुत जरूरी है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, है ना, जिनका लोग मिसयूज कर सकते हैं, जिसको हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। ठीक है, जिससे लोग नशा करते हैं, है ना, ड्रग डिपेंडेंस कॉज करते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करते हैं। जैसे आपने चरस, गांजा, भांग, इनके नाम सुने होंगे, इनसे लोग नशा करते हैं। ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल से भी लोग नशा करते हैं। तंबाकू खाते हैं, कैनाबिस सटाइवम। ठीक है। हैम्प। तो ये जो दवाइयां हैं, ये मेडिसिनल पर्पस के भी लिए यूज होती हैं, और इनका ड्रग एब्यूज भी पॉसिबल है। इनकी स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है ना। लोग इनकी ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करते हैं। आपने सुना होगा गोवा में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, हेरोइन स्मैक के शॉट्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये, इसका मिसयूज ना हो इसीलिए नार्कोटिक एक्ट बनाया गया है। ठीक है, NDPS, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ये एक्ट इसलिए आया था कि दवाइयों का मिसयूज ना हो। किसी पे आप स्प्रे मारो, वो बेहोश हो जाए, आप उसके घर पे चोरी कर सकते हो। नींद की गोलियां आती हैं इसमें, आप किसी को सुला दो, है ना, आप सुला दोगे तो उसको कुछ पता नहीं होगा उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है। आप किसी फैमिली को आपने कुछ ऐसी दवाइयां दे दी कि वो गहरी नींद में सो गई, वहां पर चोरी हो सकती है। तो दवाइयों का मिसयूज भी पॉसिबल है। दुनिया में हर चीज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव यूज होता है, हर चीज का। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, है ना। फूड हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम एक्सेस में यदि फूड कंज्यूम करेंगे, बहुत ज्यादा हमेशा खाते रहेंगे, तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटापा बीमारियों का घर है,
ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करता है ना। तो बताओ खाना अच्छा है या बुरा है, हमको बैलेंसिंग बनानी है, हमको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, एज अ मेडिसिन भी कंज्यूम कर सकता है, यदि 30 ml का एक पैक लेगा तो एज अ मेडिसिन काम करेगा, और पूरा खंबा उचका देगा, है ना, गले तक पी लेगा, तो वायलेंस क्रिएट करेगा, मारपीट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो नशे के नशा सोसाइटी को कमजोर बनाता है, सोसाइटी की जड़ों को कमजोर बनाता है, जिससे हमारे समाज के कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नशा किसी भी तरह से कभी भी अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, मेमोरी को कमजोर बनाता है। आपने देखा होगा कभी ब्रेकअप के बाद लोग अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा नशा करने लगते हैं, क्योंकि वो मेमोरी को इरेज करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को खाली करना चाहते हैं, वॉश करना चाहते हैं। और नशे से ऐसा होता है, यदि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो, व्यक्ति नशा कर ले, तो हो सकता है सो जाए वो, अदरवाइज तो वो सोचता रहेगा, है ना। तो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से भी नशा होता है, पर ये नशे छोटे हैं यदि हम कंपेयर करें गांजे, अफीम, इनके जो नशे हैं ये और हीरोइन का नशा तो ऐसा है कि इंसान के 2 दिन क्या किया उसने उसको पता ही नहीं रहता है, कर कुछ भी सकता है वो। हो सकता है कि अपनी उंगलियां काट दे खुद ही, और बाद में 3 दिन बाद बोले कि यार मेरी उंगली कहाँ गई, फिर उसको बताया जाए कि देख तूने ही तेरी उंगली काट दी थी, है ना। नशा करने के बाद हो सकता है व्यक्ति छत पे चढ़ के कूद जाए, उसको लगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने कुछ मूवीज देखी होगी जिसमें 36 घंटे नशे में न जाने क्या क्या नहीं कर लेते हैं लोग, और फिर उनको उन्हीं के वीडियो दिखाए जाते हैं कि देखो आपने क्या क्या किया। तो ये जो आता है ये ड्रग अब्यूज है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग अब्यूज क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये सब नार्कोटिक ड्रग्स हैं। नार्कोटिक ड्रग्स के एग्जांपल स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, है ना, नींद लाने वाली दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ, प्रोपोफोल, कीटामीन, इनके इंजेक्शंस आते हैं, है ना, जनरल एनेस्थेटिक की तरह जो काम करती हैं दवाइयाँ। तो ये सारी दवाइयाँ बेहोश कर देती है, बेहोश मतलब अनकॉन्शियस, है ना। जब हम सोते हैं तब भी अनकॉन्शियस ही होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे आसपास क्या हो रहा है। हाँ, कोई यदि बहुत जोर से कोई साउंड आए या कोई स्टिमुलस आए, हमें कोई जगा दे, वो बात अलग है। बाकी हम जब अनकॉन्शियस होते हैं तो हमारे बॉडी में सारे प्रोसेस चलते रहता है अपने आप, हार्ट बीट चलती है, ब्रीदिंग चलती है, हमारा डाइजेशन चलता है, तो हमारे जो विसरल ऑर्गन ये काम कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली भी काम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा जो लोग कोमा में रहते हैं पर उनके विसरल ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, है ना, कोमा के जो पेशेंट होते हैं। ठीक है। तो जब भी जहां भी आप मेडिकल स्टोर खोलते हो वहां पर कोई कस्टमर आता है तो उसके लिए पार्किंग स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और आपके मेडिकल स्टोर को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, उसका बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइटिंग वाला बोर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ मेडिकल स्टोर है ना। जनरल प्रोडक्ट्स तो लोग खरीदते ही है ना। आसपास की दुकान से ओटीसी मेडिसिन हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, जैसे आईपिल, है ना, आईपिल, मालाडी गर्भ निरोधक गोलियां, विक्स वेपोरब, है ना, हाजमोला, ये सब जनरल मेडिसिन है। पैरासीटामोल बुखार कम करती है, एंटीपायरेटिक ड्रग है ना। कुछ पेन किलर्स है, डिस्प्रिन, एनासिन, एस्प्रिन, है ना, वॉलनी जेल, ये सब ओटीसी प्रोडक्ट्स में आता है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। और एच शेड्यूल के जो ड्रग है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। आप यदि आरएमपी ने आपको लिख के नहीं दिया है तो आपको दवाइयाँ नहीं दी जाएगी। जैसे गर्भपात की जो दवाइयाँ आती है, अबॉर्शन की मेडिसिन आती हैं, है ना। अबॉर्शन की मेडिसिन यदि किसी को विदाउट कंसल्टेंसी दी जाए तो उस फीमेल की जान को खतरा होता है, वो इनफर्टाइल हो सकती है, उसको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना है। और यदि कोई मेडिकल पे ऐसा पेशेंट आता है जो हमें नशेड़ी लग रहा है, जो नशा करता है, तो उसको हमको ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी है, नहीं तो वो मिसयूज करेगा, डाइजेपाम का पूरा पत्ता लेगा, 2 पैक मारेगा और डाइजेपाम का पूरा पत्ता खा लेगा, तो ये अपने नशे को डबल कर लेगा वो, है ना। अब जैसे जो खांसी का कोरेक्स सिरप आता था जिसमें कोडीन फॉस्फेट होता था, तो जो कोडीन है वो हमको ओपीएम कैप्सूल से मिलता है ना। ओपीएम के कैप्सूल से हमें पेपावर सोमनीफेरा जिसको हम बोलते हैं, तो इससे लोग क्या है नशा करते थे, मतलब पूरा सिरप एक ही बार में गटक जाते थे। जब ये बात गवर्नमेंट भारत सरकार को पता चली तो ये सिरप पे बैन लगा दिया गया, और इसके कोडीन फॉस्फेट में का जो अमाउंट था उसको कम करने के लिए कहा गया। ठीक है, ताकि लोग इससे नशा ना करें। डाला इसलिए जाता था कि जो खांसी वाला पेशेंट है वो थोड़ा सा सो जाएगा तो उसको राहत मिलेगी, खांसी की वजह से नींद नहीं आती है ना, तो थोड़ा सेडेटिव इफेक्ट आता था इसका।
पर लोग ज्यादा पी लेते थे तो नशा होता था, है ना। अति सर्वत्र वर्जयते, किसी भी काम में अति करोगे बहुत नुकसान होगा। बैलेंस बना के चलो, लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। ठीक है। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है ना। तो ये हमने सब फॉर्म्स देखे, किस टाइप के फॉर्म्स हमें भरने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस का प्रोफार्मा दिया हुआ है शेड्यूल ए में, है ना। हमें जो भी लाइसेंस लेना है उसके एप्लीकेशन का प्रोफार्मा वहां पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो यदि हमारे मेडिकल स्टोर पे हमने जैसे वैक्सीन रखे हैं, टीटी का वैक्सीन आता है, तो इसके लिए हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मतलब फ्रीज चाहिए। ठीक है, फ्रीज में इन मेडिसिन को रखते हैं, है ना। मेडिसिन का स्टोरेज प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेडिसिन स्पॉइल हो सकती है और उनका लाइफ स्पान कम हो सकता है, और उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, डिटेरियोरेशन हो सकता है, सड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं, कंटामिनेटेड हो सकती हैं। कंटामिनेशन मतलब होता है उन पे माइक्रोब्स का अटैक हो सकता है, जिससे मेडिसिन की प्रॉपर्टीज वो लूज कर जाएंगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा। ठीक है। उनका कलर फेड हो जाएगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, फिर वो किसी काम की नहीं रहेंगी हमारे। अब आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर को कभी ध्यान से, तो उसमें मेडिसिन प्रॉपर जमाई जाती हैं, मेडिसिन के शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, जैसे पैरासीटामोल के लिए पीसीएम, और क्लोरफेनेरामिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि एलर्जी को कम करती हैं, सीपीएम, है ना। अल्फाबेटिकली अरेंज की जाती है, जैसे ए वाले मतलब जो रैक है उसमें सारी ए नाम से जो मेडिसिन शुरू होंगी, है ना। 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, तो इससे बाहर तो कोई मेडिसिन का नाम शुरू होगा नहीं, तो 26 आप उसके बॉक्सेस बना लीजिए, और उस हिसाब से ए नाम की दवाई है, जैसे एम्लोडिपिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, उसको आप ए में रख दो, है ना। आप उसको अल्फाबेटिकली प्लस कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स की कैटेगरी है, एंटी एलर्जिक कैटेगरी है, नाल्जेसिक्स हैं, पेन किलर्स। ठीक है। और आपका एंटीबायोटिक्स है, मल्टीविटामिन्स हैं। ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग्स हैं। ठीक है। तो ये इसको कैटेगरी वाइज भी आप अरेंज कर सकते हैं। डायूरेटिक ड्रग्स हैं जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाते हैं, है ना। तो कैटेगरी वाइज और अल्फाबेटिकली आप अरेंज करोगे तो आप कोई प्रिस्क्रिप्शन यदि आपके पास आता है तो आप इजिली ड्रग को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्पेंस कर सकते हो। ड्रग डिस्पेंसिंग का मतलब होता है पेशेंट को पर्चा पढ़ के दवाई देना, फार्मासिस्ट का मेन काम यही होता है ड्रग डिस्पेंसिंग का। ठीक है। क्योंकि दवाई की मैन्युफैक्चरिंग तो कंपनीज करती हैं, हालांकि वहां भी फार्मासिस्ट ही काम करते हैं। यदि आप दवाई की कंपनियों में काम करना चाहते हो तो आपको बी फार्मेसी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको दवाई बनाने पे ज्यादा फोकस किया जाता है, दवाई बनाना सिखाया जाता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको हॉस्पिटल का काम सिखाया जाता है कि आप हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, परचेसिंग कैसे करोगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करोगे, तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ अल्फाबेटिकली भी जमा सकते हो और कैटेगरी वाइज भी जमा सकते हो, और दवाइयों के आप शॉर्ट फॉर्म यदि यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। जैसे आपने लिख दिया सीपीएम टैब, टैबलेट का शॉर्ट फॉर्म होता है टैब, है ना। जैसे आपने कैप्सूल का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कैप। ठीक है। तो इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म होते हैं, है ना। एजिथ्रोमाइसिन को जैसे आपने एजेड लिख दिया और कैप लिख दिया, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल सिस्टम भी होता है, लेकिन ये अब उतना यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है ना। आपने नंबर्स डाले हुए हैं बॉक्स पे, और कौन से बॉक्स में, जैसे बॉक्स नंबर 1 है, फिर उसमें 1.1 1.2 इस टाइप से आपने डेसिमल लगा के बॉक्सेस बनाए हैं, तो आपको रजिस्टर में लिखना पड़ेगा कि बॉक्स नंबर 2 में कौन सी दवा है, 1 में कौन सी दवा है। तो आपको रजिस्टर को देखना पड़ेगा, है ना। तो इससे सबसे बेटर अभी जो तरीका ज्यादा पॉपुलर है वो यही है ना। अल्फाबेटिकली और कैटेगरी के वाइज दवाई जमाई जाती है, जिससे आप इजिली दवाई दे सकते हो, है ना। अदरवाइज आपको इतनी सारी मेडिसिन होती है मेडिकल स्टोर पे, पता याद नहीं पड़ेगा ना कहाँ पर कौन सी रखी हुई है, ढूंढते रहोगे, और पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं है। मेडिकल स्टोर पे ऐसे लोग आते हैं बेचारे, दुखी होते हैं, है ना। दर्द हो रहा है किसी को, किसी का कोई पेशेंट है ना, किसी को इमरजेंसी में कोई दवाइयाँ चाहिए, तो दवाइयों का काम ऐसा थोड़ी ना है कि साहब देखेंगे। नहीं, जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो आपके मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, नहीं तो किसी की अर्थी उड़ जाएगी दवाई यदि उसको टाइम पे नहीं मिलेगी तो, है ना। जैसे इमरजेंसी ड्रग में आता है एड्रेनालिन का इंजेक्शन, हॉस्पिटल में तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है ना। और जो दवाई के कटआउट्स होते हैं, मतलब कोई दवाई का यदि ओवरडोज हो गया या उसकी पॉइजनिंग हो गई, है ना, उस यदि पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, है ना, तो पेशेंट की जान ना जाए इसलिए उसको तुरंत उसका एंटीडोट देना पड़ता है, तो एंटीडोट रहना बहुत जरूरी है ना। वो कहावत है ना कि सांप के बिल में हाथ डालो तो मंत्र पता होना चाहिए तो ही डालो, और नहीं तो मत डालो। तो वैसे ही जो दवाई हैं उनके एंटीडोट्स मतलब इमरजेंसी ड्रग्स में आते हैं। ठीक है।
तो ये सारी मेडिकल स्टोर का एक हिसाब से एक जनरल ओवरव्यू है कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे मेडिकल स्टोर का लेआउट होता है ना। मेडिकल स्टोर में आपका क्या क्या होता है, जैसे आइडियली यदि हम बात करें तो उसमें रैक्स होती हैं, है ना, और एक स्टोर रूम होता है जिसमें हम ड्रग्स को रिजर्व करके रखते हैं, है ना। सामने हम थोड़ी थोड़ी रख देंगे, और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, पेशेंट काफी आते हैं, है ना। तो जो बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं वहां पर वो थोड़ा सा बैक साइड में स्टॉक भी मेंटेन करते हैं स्टोर रूम में, है ना, जिसको हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं। एक एंट्री गेट के साथ साथ एक जो सामने पैनल होता है, काउंटर होता है, उसके साथ साथ एक बैक डोर से भी एक एंट्री होती है, यदि जैसे हमने गुड्स ऑर्डर किए हैं और वो गुड्स हमारे मेडिकल स्टोर पे आ गए हैं तो हम उनको बैक एंट्री के थ्रू अंदर ला सकें, क्योंकि बाहर तो सारे कस्टमर्स होंगे तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, है ना, हमारा काउंटर वहां पर ऑक्यूपाई ना हो, तो उस हिसाब से हम पीछे से एक एंट्री रखते हैं, है ना। और चेयर्स होंगी, रैक होंगी, वर्किंग के टेबल होंगे, फोन होगा, बेस फोन लोग यूज करते हैं, है ना। अब तो खैर प्रचलन कम हो गया है, मोबाइल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। डिस्पेंसिंग काउंटर है, डिस्प्ले विंडो है, ठीक है। कस्टमर के लिए वेटिंग रूम भी बहुत जरूरी है, या छोटा सा ऐसा स्पेस जहाँ पर पेशेंट बैठ पाए, ठीक है। कंप्यूटर जरूरी है ताकि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सको, दवाइयों की आवक जावक रिकॉर्ड मेंटेन कर सको, है ना। एक शेड्यूल के जो ड्रग्स है 3 3 इयर्स तक उनके रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी आपको कराना पड़ता है, और फोटोकॉपी आपके पास रहना चाहिए, है ना। डीआई को दिखाना पड़ता है। तो ये सब है आपका मेडिकल स्टोर पे। एक सिम नाम की बुक भी होती है, सिम्स, है ना, उसमें सब दवाइयों के डोज दिए रहते हैं। तो थोड़ा बहुत हमें कुछ आइडिया यदि चाहिए हो तो हम मेडिकल लिटरेचर का भी यूज करते हैं, है ना। और कुछ जैसे जनरल प्रोडक्ट्स हम जैसे ओटीसी वाले विंडो डिस्प्ले में लगा देते हैं, शैम्पू हुआ, कुछ कॉस्मेटिक्स है ना, वो सब हम इसमें लगा देते हैं। ड्रग परचेज ऑर्डर क्या होता है ना। ड्रग परचेज ऑर्डर का मतलब होता है हमने मेडिकल स्टोर खोला है तो हम दवाइयों की शॉपिंग भी तो करेंगे। हमारे आसपास जिन कैटेगरीज के डॉक्टर बैठ रहे हैं वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, किस कैटेगरी के डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और या तो हिपेटोलॉजिस्ट है, कौन किस कैटेगरी का डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बैठ रहे हैं हड्डियों के, है ना। तो वो हमें पता होना चाहिए, और वो उनका प्रिस्क्रिप्शन का पैटर्न क्या है, किस टाइप की दवाइयाँ वो यूज कर रहे हैं, तो वही दवाइयाँ यदि हम खरीदेंगे तो हमारा मेडिकल स्टोर चलेगा। नहीं तो हमने ऐसी दवाई रख ली जो डॉक्टर लिखते नहीं है, क्योंकि दवाई पेशेंट मर्जी से थोड़ी ना खरीद सकता है। पेशेंट इज नॉट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकर कौन होता है? डॉक्टर होता है। वो जो प्रिस्क्राइब करेगा वही डॉक्टर, डॉक्टर जो लिखेगा वही पेशेंट लेगा, अपनी मर्जी से नहीं लेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर क्या लिखता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम हमारे स्टॉक को मेंटेन करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से स्टॉकिस्ट के पास हमको वो दवाइयाँ मिल रही है, स्कीम कहाँ से मिल रही है ना। उस हिसाब से हम हमारे परचेसिंग करेंगे, और जो मटेरियल आया है, हमारा जो इनवॉइस है उसको हम चेक करेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी को चेक करेंगे, जितना हमने कहा था उतना दिया है या नहीं, कहीं कम ज्यादा तो नहीं आ गया, तो इसका हमें पता रहना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। एमआरपी का तो खैर कोई इशू ही नहीं है, वो तो प्रोडक्ट पे ही मेंशन रहती है, ठीक है, कि कितनी एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि किसी प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम कितने में बेच सकते हो, ठीक है। खैर मेडिकल स्टोर पे तो डिस्काउंट देके कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, मार्केट बनाने के लिए। और सही भी है एक हिसाब से कि भाई कस्टमर को जहां पर थोड़ा पैसा बचेगा वो वहीं से दवाइयाँ लेगा, क्योंकि दवाइयाँ जैसे काफी कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, तो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। गवर्नमेंट का प्रयास रहता है जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराई जाती है अफोर्डेबल कॉस्ट पर, क्योंकि हमारा देश अभी डेवलपिंग कंट्रीज की श्रेणी में आता है, और यहाँ पर अभी लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कुछ लोगों की उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। पर स्वास्थ्य एक बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट है ह्यूमन बींग्स का। जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो इसमें आपने एक वर्ड शायद कभी किसी बुक में देखा होगा, फीफो वर्ड बहुत ज्यादा चलता है ना मेडिकल स्टोर की फील्ड में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आपने कोई माल खरीदा है ना, और उस माल की प्राइस नेक्स्ट मंथ बढ़ गई, आपने जैसे पैरासीटामोल का एक पत्ता भी आपको 10 रुपए का पड़ा, अगले महीने उसकी प्राइस बढ़ गई 12 रुपए 13 रुपए का आने लगा, पर आपके पास दोनों टाइप के माल है ना। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि जो पहले आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले लिया उसको आप पहले बेच दो, है ना। या तो आप ऐसा करो कि जिसको आपने लास्ट में लिया है उसको आप पहले बेच दो, ये भी हो सकता है।
या तो आप दोनों का जो एवरेज है उस प्राइस पे सब सारा माल निकाल दो। जैसे आपने 10 रुपए का एक स्ट्रिप खरीदा, वो 15 रुपए का हो गया, 10 और 15 को जोड़ दो 25, और उसका आधा कर दो, 12.5 रुपए का एक स्ट्रिप के हिसाब से पूरा निकाल दो। ठीक है। या तो आपने पहले 10 रुपए का खरीदा, फिर नेक्स्ट मंथ 15 रुपए का हो गया, आपके पास 10 वाला माल भी है 15 वाला माल भी है, तो पहले 10 वाला माल निकाल दो फिर 15 वाला निकालना, या पहले 15 वाला निकाल दो फिर 10 वाला निकालना। तो ये होता है फीफो और लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो या तो आप एवरेज कॉस्ट के हिसाब से निकाल दो। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे गोल्ड है, पेट्रोल है, तो इनके रेट में काफी फ्लक्चुएशन आता है। डेली आप देख सकते हो पेट्रोल के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, गोल्ड के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन में कम से कम 4-6 महीने साल भर तक कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है। और आता भी है तो फिर किसी के पास पुराना माल होता है तो उस पर एमआरपी कम डली होती है। ठीक है। 5 मिनट बाद आपकी क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट बचा है केवल। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका मार्जिन रहता है किसी भी प्रोडक्ट पे। जैसे 100 का मतलब एमआरपी डला हुआ है, उस पे जैसे 50 रुपए आपकी बिलिंग हुई है 100 रुपए में, तो आप यदि उसको बेच दोगे एमआरपी तो 50 रुपए आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप उसमें अपने मार्जिन को थोड़ा कट ऑफ करके भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। जैसे आपको लगता है दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर, नेक्स्ट मंथ इसकी एक्सपायरी आ रही है, तो आप उसको जल्दी निकाल दो, आप उस पर डिस्काउंट दे दो, है ना। तो पेशेंट उसको ले लेगा। तो कोई भी ड्रग है वो एक्सपायरी वाली मेडिकल स्टोर पे नहीं होनी चाहिए, उसको आपको अलग निकाल के रखना है, सेपरेट रखना है, नहीं तो डीआई आपका चालान बना देगा। ठीक है। तो एक्सपायरी ड्रग्स को कभी आपको सेल नहीं करना है, ये पेशेंट के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। तो आपने देखा कि भाई ये ड्रग एक्सपायर होने वाली है, तो आप उसको इन्फ्लेटेड प्राइसिंग पर निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा अपने मार्जिन को कम कर लीजिए और उस दवाई को बेच दीजिए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और न्यूज़पेपर में जैसे दवाइयों के टेंडर्स भी आते हैं, है ना, गवर्नमेंट सप्लाई के लिए गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। तो ग्लोबल टेंडर भी होते हैं जो बड़े काम होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेट्रो बन रही है, हाईवे बनते हैं, डैम बनते हैं, है ना। तो बड़े बड़े जो काम होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे, जैसे मेट्रो बन रही है तो बाहर की कंपनी को टेंडर दिया जाता है ताकि वो ज्यादा काम में क्वालिटी आ पाए, फैसिलिटी भी रहती है उनके पास, तो ग्लोबल टेंडर होते हैं ना। वैसे ही आपका गवर्नमेंट दवाइयों की सप्लाई के लिए टेंडर निकालती है ना। कि गवर्नमेंट को दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो कंपनियां उन टेंडर को फिल करती है और दवाइयों को सप्लाई करती है। तो उनको पता होना चाहिए टेंडर क्या होता है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी नीड्स बताती है और लोग बताते हैं कि भाई हम इन नीड्स को ऐसे ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे प्राइस है, वो अपना कोटेशन देते हैं। ठीक है। तो उस आधार पे बिजनेस किया जाता है। तो दवाइयों के बिजनेस को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि हम आगे चल के अपना मेडिकल स्टोर चलाएंगे तो ये भी एक बिजनेस ही होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या है, फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ेगा हमें, यदि हमारा मेडिकल स्टोर बड़ा है तो, है ना। फार्मासिस्ट की हायरिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट भी करती है अपने हॉस्पिटल्स के फार्मेसी को ऑपरेट करने के लिए, है ना। रिटर्न टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है। और यदि डिफेंस में फार्मासिस्ट जा रहा है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, मेडिकल टेस्ट लिया जाता है ना, वो फिट है या नहीं, उसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, उसकी आंखें अच्छी है या नहीं, डिफेंस में ही किया जाता है। अदरवाइज ये वाला क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे फार्मासिस्ट का सिलेक्शन होता है। आप भी अपने मेडिकल स्टोर पे यदि फार्मासिस्ट को हायर करोगे तो उसका आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, है ना, उसके नॉलेज को आपको चेक करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर है, ये सब आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है। उसको आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, सब कुछ सिखाना पड़ेगा, है ना। फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद लोग एमआर भी बनते हैं, है ना। उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, फील्ड एफटीएम, फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया जाता है ना। जो भी आप दवाइयाँ बेचते हो उसकी बिलिंग का आपको रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। फार्मेसी करने के बाद लोग क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, है ना। कुछ लोग का नॉलेज अच्छा होता है तो उनको कंपनी हायर कर लेती है ना। कंपनी काफी फैसिलिटी देती है एम्प्लॉय को, जैसे उनको होम अलाउंस देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है, इंश्योरेंस देती है, इंसेंटिव देती है यदि वो ज्यादा बेटर काम करें तो, है ना। जरूरी भी है एक अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की जो मेथड है वो एबीसी एनालिसिस, और एक होता है वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल मेथड। इसमें क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका मेडिकल स्टोर से मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उनको उनके स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, इमरजेंसी ड्रग के स्टॉक को मेंटेन किया जाता है। ठीक है।
जैसे आपका एड्रेनालिन हुआ, स्टेरॉइड के इंजेक्शन हुए, है ना। तो आपके मेडिकल स्टोर पे आपको सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, एसेट्स का, स्टॉक को मैनेज करना है ना। और आपको मिनिमम रनिंग कॉस्ट भी आपकी रिजनेबल होनी चाहिए, है ना। जितने आपको फार्मासिस्ट की जरूरत है, जितनी दवाइयों की आपको जरूरत है, उतनी ही मंगाएं आप, ताकि दवाइयाँ वेस्ट ना हो, है ना। और सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी मेडिकल स्टोर से काफी सेल होते हैं, हॉस्पिटल्स में ज्यादा चलते हैं, सर्जरी में जो यूज होते हैं उनको सर्जिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मेडिकल स्टोर के मैनेजमेंट से रिलेटेड, है ना। तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आपसे पूछे जाते हैं, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यू हैव 30 minutes फॉर क्लियरिंग योर डाउट। कोई डाउट है आप में से किसी को? पांडे जी, जी सर। कुछ समझ में आया बेटा? सर, हाँ जी बिल्कुल आ गया सर। हम्म। मैं ये पूछ रही थी सर, मुझे हम्म। हमेशा से ये क्वेरी रहती है कि हम्म।